हेलो स्टूडेंट्स, स्टेप 6 तक की डिज़ाइन आप लोग पहले देख चुके हैं। अब आप लोग कोनिकल डोम की डिज़ाइनिंग देखेंगे। तो कोनिकल डोम की डिज़ाइनिंग में सबसे पहले हम लोग लोड कैलकुलेशन करते हैं। टैंक वॉल की वजह से कितना लोड आ रहा है। अगेन मैंने जब इसके स्टेप्स बताए थे पहले, तब मैंने बताया था कि इसमें हम लोग पर यूनिट लेंथ पे बात नहीं करते हैं। हम लोग पहले हम लोग टोटल लोड कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम लोग उसको छोटे से एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड मानते हैं और फिर उसके लिए एसटी डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो लोड टैंक वॉल की वजह से जो लोड आ रहा है वो लेंगे। तो W2 जो है वो टैंक वॉल का इंक्लूडिंग लोड था जो कि ऊपर से आ रहा था। तो W2 कैसे कैलकुलेट होना, वो ऑलरेडी पहले कैलकुलेटेड है। ठीक है, तो पाई इंटू डी, तो W2 की वैल्यू जो है वो 71.97 है और पाई इंटू डी डाया जो है वो डाया ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल जो है वो यूज़ होगा। तो लोड आ गया इतना। ये W2 जो है वो ऑलरेडी जब हम लोगों ने वो कैलकुलेट किया था रिंग बीम के टाइम पे भी हमने इसको लोड को लिया था। ठीक है, कहाँ पर है W2, ये आप लोग देख लीजिएगा। सेकंड लोड जो आता है वो कोनिकल डोम में कितना वाटर है। तो पहला पार्ट जो है वेट ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल पोर्शन, जो कि इस फॉर्मूले से पता चलेगा, और वेट ऑफ वाटर इन कोनिकल पोर्शन पहला वाला जो है वो ऐसे ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, ये आउटर डाया, तो ये वाला एरिया लेना है हमें। तो ये है सेकंड जो कोनिकल, जो नीचे वाला जो है ये वाला जो एरिया है वो वॉल्यूम जो है वो इससे लोड देगा। तो टोटल लोड इस तरह जो कैलकुलेटेड है वो आ गया है 7189.35 सेल्फ वेट ऑफ कोनिकल डोम। और इसके लिए हमें एवरेज डाया निकालना पड़ेगा, स्लैंट लेंथ निकालना पड़ेगा, और फिर इस फॉर्मूले से हम लोग सेल्फ वेट निकाल लेंगे। तो सेल्फ वेट भी कैलकुलेट किया तो वैल्यू आ गई 767। फिर इन तीनों का समेशन किया और टोटल लोड निकाला। फिर उससे नीचे वाले डाया वाले जो एरिया है उसमें हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान लेते हैं। तो फिर वैल्यू आ गई कितनी, 481। इसे हम लोग W3 से इंडिकेट कर रहे हैं। इसकी वजह से मेरिडोनियल थ्रस्ट निकालेंगे। तो W3 cos θ2। अब ये जो cos θ2 है, कॉस्ट देखिए ये क्या है, आपको थोड़ा समझ लेना होगा। ऐसे बना हुआ है, तो ये θ2 है, ये θ2 है, क्योंकि इसका ऐसे ये θ2 होगा तो वो भी θ2 होगा। ठीक है, तो ये θ2 है और इस θ2 में ये जो है वो वर्टिकल लोडिंग वाला हमने निकाला है। हमें क्या चाहिए, हमें जो डिज़ाइन करना है वो इस तरीके वाले लोड के लिए डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो यही वाला लोड जो उधर साइड से लेंगे, ओहो मैंने ये देखिए ऐसे था, ऐसे ये लोड आया है। इस लोड का हमें ये कंपोनेंट, इधर साइड वाला कंपोनेंट चाहिए। θ2 है तो cos θ2 हो जाएगा, W2 cos θ2। ये हो गया मेरिडोनियल थ्रस्ट। मेरिडोनियल स्ट्रेस के लिए थिकनेस से डिवाइड कर देंगे और वैल्यू जो आ गई वो 1.135 आया, जो कि ऑब्वियसली 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम है, यानी सिग्मा CT से कम है। हुप टेंशन निकालेंगे वाटर की वजह से जो बेस पर आ जाएगा गामा W इंटू H आ जाएगा। और इसकी वजह से जो सल्फेट, ये तो हो गया W2, और इसके अलावा सल्फेट जो लिया जाएगा थिकनेस कितनी है, 300 mm माना हुआ है, तो 300 mm, और यूनिट वेट ऑफ RCC जो है वो 25 हो जाएगा। तो सल्फेट आ गया 7.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और θ2 इक्वल टू है 45 डिग्री। तो इस सेल्फ वेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल w से, और जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा आपका हुप टेंशन के लिए, ये देखिए ये वाटर वाला कंपोनेंट है, ये सल्फेट वाला कंपोनेंट है, और D/2। तो टोटल हुप टेंशन आ गया 344.36। इसको बियर करने के लिए कितना ST चाहिए, तो वो इस फॉर्मूले से डिवाइड होगा, टोटल हुप टेंशन डिवाइड बाय सिग्मा ST। तो ये वैल्यू आ गई। फिर 20 mm डाया बार लीजिए और स्पेसिंग कैलकुलेट करिए, जो कि आया 118। तो हमने क्या किया, 20 mm डाया बार 100 mm सेंटर टू सेंटर पे स्पेसिंग दे दी। ये जो स्पेसिंग हमने दी है वो कैसी है, वो हॉरिजॉन्टल रिंग्स के फॉर्म में आएगी, और हॉरिजॉन्टल रिंग्स के फॉर्म में आएगी। तो देखिए पहले इसको देख लेते हैं कि ये हमने कहाँ दिया है। 20 mm डाया बार्स एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर, 20 mm डाया बार्स एट द रेट 100 mm। ये देखिए
ये जो ब्लू से लिखा हुआ है ये 20 mm डायाबास एट दैट 100 mm, ये जो रिंग्स दिख रही हैं ना, ये वो रेनफोर्समेंट है जो डिज़ाइन हो चुका है। अब ठीक है, अब जो है अब हमें क्या करना है, थिकनेस को वेरीफाई करना है। तो थिकनेस को वेरीफाई करने के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होना चाहिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है कंक्रीट में, वो सिग्मा सीटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल टी और क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि 207 से ज़्यादा आनी चाहिए। और हमने जो थिकनेस ले रखी है वो 300 mm ले रखी है, तो यानी ये ओके कंडीशन, यानी थिकनेस जो हमने ली थी वो सही थी। लेकिन ये जो इंक्लाइंड जो हमने जो रिंग जो है रिंग रेनफोर्समेंट दिया है अभी, इसको सपोर्ट करने के लिए हमें इंक्लाइंड रेनफोर्समेंट भी देना होगा। तो हम लोग मिनिमम रेनफोर्समेंट दे देते हैं। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए 12 mm डाया लिया और स्पेसिंग कैलकुलेट किया तो 107.71 आया। तो मतलब 100 mm सेंटर टू सेंटर पे हम लोग 12 mm डाया बार्स देंगे। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं कि ये कहाँ पर हमें मिला है। ये भी मिला है एकदम लास्ट में, ये देखिए, ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है 12 mm डाया बार्स एट दैट 100 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब ये वाला जो रेनफोर्समेंट है जो ऐसे ऐसे जा रहा है वो वाला रेनफोर्समेंट। तो इससे क्या हो गया, कोनिकल डोम भी डिज़ाइन हो गया। अब फिर से एक बॉटम स्फेरिकल डोम जो है वो डिज़ाइन करना है। और ये जो कोनिकल स्फेरिकल डोम है इसका जो थिकनेस है वो 300 mm है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा बॉटम स्फेरिकल करना। बॉटम स्फेरिकल डोम जो है उसके ऊपर जितना वाटर आ रहा है उसके लिए और सल्फेट के लिए डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकालने का अभी भी वही टेक्निक पुराना है। रेडियस आ गया 4.66 मीटर। इसके बाद हम लोग सेंट्रल एंगल, सेमी सेंट्रल एंगल निकालेंगे। सेमी सेंट्रल एंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है ये R3 - H3 डिवाइड बाई H3। ये देखिए बॉटम स्फेरिकल डोम है ना, ऐसे है, ये स्फेरिकल डोम है और ये एंगल निकालना है, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू जो है आपने ऑलरेडी निकाली जा चुकी है। तो ये वाली वैल्यू जो है वो है D3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो है ये है क्या है, ये है H3 और यहाँ से यहाँ तक क्या है R3 है। तो R3 - H3 मतलब ये वाली वैल्यू और डिवाइड बाई ये वाली वैल्यू। तो हमें क्या मिल गया, हमें cos थीटा यानी ये मिल जाएगा, cos थीटा 2 मिल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू जो है 50 डिग्री 33 मिनट आया। तो सीधी बात है कि ये वैल्यू जो है वो 51 डिग्री 50 मिनट से कम आ गया, मतलब पूरी जगह पे कंप्रेशन के लिए ही डिज़ाइन होगा। अब हम लोगों ने थिकनेस मानेंगे डोम की 200 mm और बाद में इसको चेक भी करेंगे। ठीक है, तो सेल्फ वेट ऑफ डोम निकाला। अब अगेन वही बात कि इसको हम लोग पूरे उसमें पहले हम लोग मानेंगे, पूरा लोडिंग आने देंगे एक साथ पर मीटर के टर्म में नहीं, और फिर बाद में उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके पर मीटर के टर्म में निकालेंगे। तो सेल्फ वेट ऑफ द डैम के लिए देखिए, सेल्फ वेट ऑफ द डैम के लिए ये 2 पाई R3 H3 T। तो आपको पता है R3 क्या है, जो स्फेरिकल डोम है उसका रेडियस है, H3 क्या है उसका राइज है, T क्या है उसका थिकनेस है। तो वैल्यू आ गई 248.88। वेट ऑफ वाटर जो उसके ऊपर है वो इस फॉर्मूले से डिज़ाइन होगा। ये जो गामा है वो यूनिट वेट ऑफ वाटर है, यहाँ पर वेट ऑफ वाटर भी हो गया। टोटल वर्टिकल लोड दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल वर्टिकल लोड आ जाएगा। और वर्टिकल लोड पर यूनिट एरिया के लिए क्या करेंगे, π/4 d² D3 यूज़ होगा, D3 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो स्मॉल w की वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग मेडोनियल थ्रस्ट निकालेंगे। मेडोनियल थ्रस्ट की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, WR3 डिवाइड बाई 1 + cos थीटा 3। W की वैल्यू भी अभी निकाली है, cos थीटा 3 की वैल्यू भी निकाली है, तो वैल्यू हमें मिल जाएगी ये। और R3 की वैल्यू भी कैलकुलेट की है। मेडोनियल स्ट्रेस में थिकनेस से डिवाइड कर देंगे तो वो वैल्यू भी मिल जाएगी। हमें चेक करना होगा कि ये जो मेडोनियल स्ट्रेस है वो आपका 1.5 से कम होना चाहिए, मतलब कि सिग्मा CT से कम होना चाहिए। और सर्कमफ्रेंशियल फोर्स निकालेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, लेकिन थीटा की वैल्यू जो है वो थीटा 3 की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री पे मैक्सिमम होगा ये सर्कमफ्रेंशियल फोर्स, इसलिए हमने
थीटा थ्री की जगह 0 रख के सॉल्व किया तो सर्कमफ्रेंशियल फोर्स की वैल्यू आ गई ये। अब हम लोग को क्या चाहिए, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस चाहिए। थिकनेस से डिवाइड कर देंगे तो हमें सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस मिल जाएगा। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को फिर से हम लोग चेक करेंगे कि 1.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम होना चाहिए, मतलब सिग्मा सीटी से कम होना चाहिए। पूरी जगह पर सिग्मा सीटी से कम है, मतलब कि कंप्रेशन में डिज़ाइन हो रहा है। मिनिमम रेनफोर्समेंट दोनों डायरेक्शन में हमें दे देनी है, यानी मिनिमम रेनफोर्समेंट कैलकुलेट किया जो कि वैल्यू आ गई 700 mm स्क्वायर। स्पेसिंग कितना आएगा, 12 mm डाया बार के लिए स्पेसिंग कैलकुलेट किया, 161 आ गया। तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, 12 mm डाया बार्स 150 mm सेंटर टू सेंटर दोनों डायरेक्शन में, सर्कमफ्रेंशियल एंड मेरिडोनियल दोनों डायरेक्शन में। तो 12 mm डाया 150 mm सेंटर टू सेंटर, ये देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है। ये देखिए ब्लू से है, 12 mm डाया डेट 150 mm सेंटर टू सेंटर। ये रेनफोर्समेंट मेरिडोनियल डायरेक्शन में और सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट है। अब हमारा जो लास्ट बचा वो क्या है, रिंग बीम डिज़ाइन करना बचा, बॉटम रिंग बीम डिज़ाइन करना बचा। तो बॉटम रिंग बीम, जब हम लोग बॉटम रिंग बीम डिज़ाइन करते हैं तो स्फेरिकल की वजह से कितना पार्ट आया वो, और इसके अलावा जो लोडिंग जो ऊपर से आ रही है उसकी वजह से कितना पार्ट आया वो लेते हैं। तो नेट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो लगेगा बीम में वो कितना लगेगा, ये m3 sin θ 2 m2 cos θ 2। ठीक है, वैल्यूज़ रख दिया जो कि कंप्रेशन में आया। तो इसको बियर करने के लिए कितने इसमें हुप टेंशन कितना, हुप कंप्रेशन कितना आया, ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई इसका डाया मतलब d3 डिवाइड बाई 2 वैल्यू आ गई दिस। इसको बियर करने के लिए कितना AST चाहिए, सिग्मा ST से डिवाइड कर देंगे तो AST मिल जाएगा। 20 mm डाया बार्स निकाला, नंबर ऑफ बार्स निकाला 6 पॉइंट, तो यानी 7 प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर 8 प्रोवाइड कर देते हैं। तो 8 प्रोवाइड कर दिया तो 20 mm डाया बार्स की 8 बार्स जो हैं वो प्रोवाइड हो गई। तो 20 mm डाया बार 20 mm की 8 बार्स, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए 8 बार्स ऑफ ये 20 mm डाया बार होना चाहिए, इसमें एक ज़ीरो जो है वो मेरे से मिस्टेक हो गया है। तो 20 mm डाया बार्स जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगे। अब हमें क्या बचा, ये जो एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट देना है वो और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन दोनों चीज़ों को देना है। तो स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रहा है कंक्रीट में वो क्या होना चाहिए, सिग्मा सीटी से कम होना चाहिए। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आ रहा है वो 800 mm मल्टीप्लाइड बाई 400 mm आ रहा है। और इसको सपोर्ट करने के लिए जो रेनफोर्समेंट पहले आई है, इसको सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 mm डाया बार्स 100 mm सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे देनी है। तो 10 mm डाया बार्स 100 mm सेंटर टू सेंटर, ये जो है ये ब्लैक से जो है वो दिख रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका पूरा ये जो डिज़ाइनिंग का जो पूरा काम है वो हो चुका है। ये इंच टैंक डिज़ाइनिंग हो चुका है। इसका स्टेप्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। और इसके साथ ही मुझे लगता है आप लोगों का पूरा कोर्स ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को कहीं भी कुछ ज़रूरत हो, कोई चीज़ दोबारा पढ़नी हो तो भी मुझे आप बोल दीजिएगा। मैं उसके लिए, आप चाहेंगे तो आप लोग मैं एक ऑनलाइन क्लास भी ले लूँगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, सही से एग्ज़ाम दीजिए। और जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें देखिए डिज़ाइन ही आएगी, डिज़ाइन आएगी, मेनली स्टेप्स पूछे जाएंगे। और जो मैंने प्रोसीजर लिखा है, जो मैंने प्रोसीजर देखा है, जो मतलब जो फॉर्मेट आएगा वो इसके लिए आपको पता ही है, बाकी सारे क्वेश्चन पेपर के कंपैरिजन में इसके क्वेश्चंस बड़े होते हैं। तो कुछ आप लोगों को अलग तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट मिलेगा। मतलब ये कि एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होगा, बाकी 3 जो क्वेश्चन होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे, जो 3 आपको करने हैं। और वो तीनों पूरी डिज़ाइन है। और चूँकि 20 मार्क्स पे हैं और मतलब अच्छा खासा टाइम लेता है, तो मुझे पता ही है। तो टोटल 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं, एक 10 मार्क्स का करना है और 3 डिज़ाइनिंग करनी है। तो 3 डिज़ाइनिंग भी 3 घंटे में हो जाएगी, बहुत आराम से हो जाएगी। बस आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए डिटेलिंग डायग्राम आप बहुत अच्छे से बनाइए। लास्ट में हर एक तरीके का मूवमेंट निकालना, हर एक तरीके की स्पेसिंग निकालना, ये सब कुछ जितने रूल्स रेगुलेशंस बताए जाते हैं उन सभी को हमेशा ध्यान रखिएगा। और इस बात को ध्यान में रखिए कि मतलब डिज़ाइनिंग के क्वेश्चंस कभी छोड़ा नहीं करिए। अब मैंने एक चीज़ देखी है कि
आप लोगों को डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर सिलेबस मुझे लगता है सबसे कठिन लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे इजी जो सब्जेक्ट है ना वो आपका डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर ही है। इसमें बस आपको थोड़े बहुत जो रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, मोमेंट पता होना चाहिए, किस मोमेंट के लिए डिज़ाइन होना है, रूल्स पता होना चाहिए कैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले ध्यान रखने हैं बस। और इसमें तो कोई बाउंडेशन नहीं है, सबके आंसर अलग आते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई आंसर गलत होता है। सब कुछ डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में सही होता है, बशर्ते IRC कोड को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई या कम समझ में आई तो फिर आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं आप लोग को दोबारा वो चीज़ बता दूँगी। ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो थोड़ा टफ बनाया गया है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, सब डिज़ाइनिंग देख लीजिएगा, फ्लैट स्लैब की डिज़ाइन देख लीजिएगा। फ्लैट स्लैब में जो दो तीन केसेस मैंने आपको बताए हैं, विद ड्रॉप, विदाउट ड्रॉप, सर्कुलर कॉलम, रेक्टेंगुलर कॉलम और इंटीरियर पैनल, एक्सटीरियर पैनल, इतना देख लीजिएगा। और आपका टैंक में आपका टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, सर्कुलर और फिक्स्ड जॉइंट और फ्लेक्सिबल जॉइंट। इसके अलावा रेक्टेंगुलर में L/B रेशियो <2 <2 और टैंक अंडर द ग्राउंड, टैंक ओवर द ग्राउंड। ओवर द ग्राउंड के भी दो केसेस मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरा केस भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग को इंच टैंक जब आपने पढ़ा है तो सीधी बात है आप कर पाएंगे। बस कोनिकल डोम की डिज़ाइनिंग नहीं करनी है, उसमें सिंपल इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो टैंक भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा फाउंडेशन की डिज़ाइनिंग में स्क्वायर फुटिंग की डिज़ाइनिंग, आइसोलेटेड में स्क्वायर फुटिंग, रेक्टेंगुलर, कंबाइंड फुटिंग में रेक्टेंगुलर की डिज़ाइनिंग, उसका प्रोसीजर तो हर किसी का आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्री स्ट्रेसिंग में फोर्सेस कितना लॉसेस हुआ ये निकालना, और अपर और बॉटम जो फाइबर है उसमें स्ट्रेसेस कितना होगा बिफोर प्री स्ट्रेसिंग, और मतलब प्री स्ट्रेसिंग के टाइम पे, और आफ्टर लॉसेस कितना स्ट्रेस बचेगा, ये सब कुछ भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत जो मैंने थ्योरी बताया है वो भी आपको पता होना चाहिए। मतलब कुल मिला के आप लोगों को जितना मैंने बताया है उतना आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसी क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डेफिनेटली। ये वैल्यूज़ नहीं रहेंगी, वैल्यूज़ कुछ और ही रहेंगी, लेकिन प्रोसीजर तो यही रहेगा, आप जो भी आप लोग प्रोवाइड करिए। इसके अलावा असाइनमेंट के बारे में अगर आप लोग को कर चुके हैं तो आप लोग सबमिट कर दीजिए, और अदरवाइज़ मैं 1 बाय 1 आप लोगों को मतलब जो क्लासरूम है उस पर मैं 1 बाय 1 असाइनमेंट जो है वो डालती जाऊंगी। तो आप डेट डिसाइड कर दूंगी और उस डेट पर आप लोग असाइनमेंट मुझे सबमिट कर दीजिएगा। इसके अलावा असाइनमेंट का हार्ड कॉपी जब आप लोग यहाँ वापस आएंगे तो उसका हार्ड कॉपी मुझे सबमिट कर देना है आपको। इट मीन्स आपको पेपर में बनाना है और वो मेरे पास रखा रहेगा, मैं आपको उसे रिटर्न नहीं करूँगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखिएगा। और आई होप अब मैं आपको इन फ्यूचर, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी पढ़ाऊँगी आप लोगों को, लेकिन ठीक है, थैंक यू। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा।